डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 के जो पेपर 2022 में लिए गए थे उसमें 12th नंबर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2022 में एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। गणित की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई है। गणित का वेटेज अब सिर्फ 90 मार्क्स का है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज 135 मार्क्स की है। इसलिए ये जो प्रीवियस पेपर की सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के हम लोग आप लोगों के लिए विद डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, इन्हें देखना और प्रीवियस पेपर सॉल्व करना 2022 के एसएससी सीजीएल देने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगी। तो आज हम लोग 12th नंबर पेपर ले रहे हैं। आइए, ये आपका एसएससी सीजीएल का 2021 का पेपर जो 18 अप्रैल 2022 के इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, ये पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इन पेपर को सॉल्व करने से आपको एसएससी में किस लेवल के वर्ड्स पूछे जाते हैं, इडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का क्या लेवल है, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना चाहिए, साथ में ग्रामर से रिलेटेड कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं और इंग्लिश लैंग्वेज की समझ जिसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक है या क्लोज टेस्ट है। तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और ये बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड है। और ये जो आपका यहाँ से दिया हुआ अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, कि किसी अन्य व्यक्ति की किसी चीज को नाजायज तरीके से अपने यूज के लिए काम में ले लेना। कहने का मतलब सीधा सा ये है, किसी अन्य की चीज पर, वस्तु पर अपना कब्जा कर लेना, उसको अपने अंडर में ले लेना, यानी उसका गबन कर लेना, ऐसा मीनिंग है। तो आइए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो टू अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, वो पैसा हो सकता है, मकान हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है कि आपने गलत तरीके से दूसरे की चीज को ले लिया। तो मीनिंग देखिए, पहला शब्द है मिसकॉन्स्ट्रू। एक्चुअली मिसकॉन्स्ट्रू का मतलब होता है गलत अर्थ लगाना या गलत अर्थ करना, यानी गलत किसी चीज को समझ लेना। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो कह रहे हैं किसी की दूसरे की चीज पर नाजायज अधिकार कर लेना, ये मीनिंग है यहाँ पे पूछा गया। ऐसे मिस इंटरप्रेट, और मिस इंटरप्रेट का मतलब ये होता है किसी भी चीज का गलत अर्थ निकाल लेना। आपने किसी व्यक्ति ने कुछ बात कही और उसका अर्थ आपने गलत निकाल लिया, आपने कुछ पढ़ा तो सही अर्थ निकालने की बजाय उसका गलत अर्थ निकाल गए आप, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। लेकिन ये शब्द बहुत अच्छे हैं, यानी मिस इंटरप्रेट, मिस कॉन्स्ट्रू। फिर नेक्स्ट है मिस अप्रोप्रिएट। देखिए, मिस अप्रोप्रिएट यहाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है किसी चीज का, खासतौर से पैसे का गबन कर लेना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं टू एम्बेजल। इसका मतलब है खासतौर से पैसे का गबन करना, गलत तरीके से किसी और का पैसा हड़प लेना। और यहां पर पूछा भी यही गया है कि अनफेयरली किसी अन्य की चीज को हड़प लेना, उस पर कब्जा जमा लेना। तो आपका आंसर है यहां पर सी, लेकिन मीनिंग हमें सभी लेना चाहिए। ऐसे ये मिस एप्रीहेंड, तो मिस एप्रीहेंड का मतलब ये होता गलत समझ लेना। तो यहां पर आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है और ये ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि एक पर्टिकुलर पार्ट को बोल्ड करके दिया गया है। अगर ये पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, और अगर ये सही है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपका ऑप्शन जहां होगा वो आपका आंसर होगा। सेंटेंस है all the buses leaving between 10 p.m. to 5 a.m. has been cancelled। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 10 बजे से जो पीएम है रात के, और जो सुबह 5 बजे तक जो बसें चलती हैं, उन सभी बसेस को कैंसिल कर दिया गया है। तो आपका रियल सब्जेक्ट है यहां पर ऑल द बसेस, जितनी भी बस हैं वो सबकी सब, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब यहां पे दे दिया गया, सिंगुलर क्यों, उन्हें कैंसिल कर दिया गया। तो यहां पर या तो होना चाहिए हैव बीन कैंसिल्ड, ठीक है, या फिर पास्ट टेंस में होना चाहिए वर कैंसिल्ड।
तो देखिए यहां पर गलती तो, इसलिए पहला आंसर तो होगा ही नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यहां रिक्वायर्ड है। वर्ब बीन कैंसल्ड स्ट्रक्चर वाइज गलत है। अगर ये हैव बीन कैंसल्ड होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, फिर दिया वर्क कैंसल्ड, ये बिल्कुल यहां पर सही है क्योंकि यहां कोई भी परफेक्ट में दिया नहीं गया है। और ये भी पार्ट गलत है क्योंकि बीइंग कैंसल्ड अकेला हो नहीं सकता, ये तो कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव यूज होता है, इज आर एम वाज और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपका सही आंसर है वर्क कैंसल्ड। तो मीनिंग है ऑल द बसेस लिविंग बिटवीन 10 PM to 5 AM वर कैंसल्ड, यानी पूरा का पूरा टेंस या तो ये होता हैव बीन कैंसल्ड, पर यहां हैव बीन कैंसल्ड ऑप्शन नहीं है, तो वर्क कैंसल्ड यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, सो ग्रामर से रिलेटेड है। और ध्यान दीजिए कई बार टेंस उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट मीनिंग वही है। क्लियर, हैव बीन कैंसल्ड ये भी पास्ट को ही दिखा रहा है, रिसेंट पास्ट को, और वर्क कैंसल्ड भी पास्ट को ही दिखा रहा है। आइए अगला आपका एक एंटेनिम पूछा गया है सोबर का। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए सोबर के बेसिकली मोटे तौर पर 3 मीनिंग है। या तो कोई व्यक्ति बहुत ही धीर गंभीर है, ठीक है, या जगह बहुत ही शांत स्वभाव का है, या बहुत मर्यादित और संयम तरीके से व्यवहार करने वाला है, यानी उसका एटीट्यूड बहुत मर्यादित है, बहुत ही संयम वाला व्यक्ति है, रिस्ट्रेंट जिसे कहते हैं। ठीक, और एक इसका मीनिंग होता है जो सौम्य है और जिसने नशा नहीं किया हुआ हो। ठीक, अब देखिए यहां पर स्ट्रेट एक तो होता है सीधा, एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हो जाता है ऑनेस्ट। तो यहां सोबर का मीनिंग कोई भी नहीं। काम का मतलब होता है यहां पर शांत, और अनवेल का मतलब है जो ठीक नहीं हो, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा आई एम नॉट फीलिंग वेल यानी आई एम अनवेल टुडे। और यहां पर जो मैंने एक तीसरा मीनिंग बताया था जिसने नशा नहीं किया हुआ है, तो इस सोबर का एंटोनिम यहां पर ड्रंक जो है, नशा किया हुआ। क्लियर है, तो देखिए सोबर के जो मैंने मीनिंग बताया उसमें एक तो मैंने कहा जो बहुत धीर गंभीर है, एक जो व्यक्ति बहुत ही शांत संयम वाला है, ठीक है, और एक कहा जिसने नशा नहीं किया हुआ है, बहुत ही सौम्य है। अब यहां पर नशा नहीं किया हो तो यहां पर इसका एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा ड्रंक। क्लियर, अगला 4th नंबर में ग्रामर से रिलेटेड है। देखिए इसमें कहा गया है कि एक सेंटेंस को यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट गलत हो सकता है, अगर तीनों पार्ट सही हैं तो फिर यहां पर आंसर होगा नो एरर। ठीक है, तो आइए ये हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। और ये जो सेंटेंस है ये है आरव्स मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, कि जो आरव की मदर है, आरव्स मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, आरव्स मदर, तो ये मदर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में यहां एस एस लगाकर ग्रामर के हिसाब से इसको सही कर दिया गया है। और चूंकि वो हमेशा बोलती है या रेगुलर उसका काम है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ। फ्लुएंटली एडवर्ब यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद में दिया गया, तो ये भी सही है। ये सेंटेंस सही है तो यहां पर सही ऑप्शन होगा नो एरर, यानी इस सेंटेंस में कोई किसी प्रकार की एरर नहीं है। ठीक, और जब एरर नहीं है तो ये सेंटेंस सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन ग्रामर से रिलेटेड, वो ये कि एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये 3 पार्ट है। देखिए किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, अगर है तो कौन से पार्ट में है, नहीं है तो नो एरर। ठीक, तो सेंटेंस है आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड। कहना यह चाह रहे कि मेरे बचपन में एक आरामदायक जीवन जीने के लिए जो भी मुझे चीजें चाहिए थी वो सब मेरे पास थी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आई हैड ऑल द कंफर्ट्स, तो कंफर्ट्स का मतलब हो गया ऑल द थिंग्स विच यू रिक्वायर टू लीड ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहां पर किसी को आराम देना होता तो कहते हैं टू गिव कंफर्ट टू समबडी, तो ये सही होता है, यानी गिव के कंफर्ट के बाद टू लग जाता, पर यहां इसका मतलब होता है टू गिव समबडी, टू गिव कंफर्ट टू समबडी, तो इस कंफर्ट के बाद टू आता है, यानी लेकिन ये एक तरीके से जो कंफर्ट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये होता है शारीरिक मानसिक आराम देना, किसी को शांति देना, शारीरिक और मानसिक चैन सुख सुविधा मानसिक शांति देना। तो यहां पर
गिव कंफर्ट टू समबडी होता है। पर जब इस कंफर्ट्स को कुछ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में रखें कि मेरे पास जो भी सामान चाहिए, यानी आरामदायक जीवन जीने के लिए अच्छा मकान चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, टेलीविजन चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब कुछ है, तो फिर हमेशा होता है कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। तो यहां पर टू की बजाय ओ एफ ओ का यूज होना चाहिए। तो यहां पर जो ग्रामेटिकल एरर है वो इस बी पार्ट में है, ये टू यहां गलत है, इस टू की जगह पर क्या आना चाहिए, ओ एफ ओ। और ध्यान दीजिए ओ एफ का सही प्रोनाउंसिएशन ऑफ नहीं होता, इसे या तो हम लोग ओ बोलते हैं या फिर आउ बोलते हैं। ओ डबल एफ ऑफ का प्रोनाउंसिएशन होता है ऑफ। पर हमारे डे टू डे लाइफ में 99.99 लोग, यानी मैंने कहा 99.99% लोग इस ओ एफ का उच्चारण गलत करते हैं। ये ऑफ की बजाय है ओ या आउ, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। अगर आपने इसको ऑफ कहा तो ये तो इस ओ एफ ऑफ का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ये मैं कई बार क्लास में हमेशा कहता हूं, ये नेशनल एरर है। जैसे नेशनल ट्री, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल होता है ना, ऐसे राष्ट्रीय गलती है, क्योंकि इसमें बल्कि 99.99% नहीं, 100% ही मान लीजिए, बहुत लाखों में से 2-4-5 लोग ये होते हैं जो इसका सही उच्चारण करते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि बचपन से इसी आदत पड़ गई, मेरे से भी बचपन से इसको हम लोग ऑफ बोलते आए, तो कई बार मुझसे भी ऑफ निकल जाता, जबकि क्या है ये ओ या आओ। क्लियर? तो ये ग्रामेटिकल एरर थी। आइए अगला सेंटेंस देखिए, अगेन जो दिया गया है, हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? पैसिव में। ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है और यहां पर सब्जेक्ट है मोस्ट लिजर्ड्स। लिजर्ड्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो छिपकली जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। रिलाई ऑन कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज से ढक लेना और उसमें छुप जाना, जो आवरण अपने आप पर भारी लगा लेते हैं ना, दैट इज नोन एज कैमोफ्लाज। जैसे आपने देखा होगा आर्मी के लोग युद्ध के टाइम पर एक तो जो ड्रेस पहनते हैं वो कुछ ऐसे पहनते हैं जो पेड़ पौधों की जैसे हरी ड्रेस होती है, उस पर कुछ अलग अलग डिजाइन छपके छपके से बने हुए होते हैं, फिर वो अपने ऊपर घास फूस डाल लेते हैं, तो वो पेड़ पौधों में कैमोफ्लाज कर लेते हैं छिपने के लिए, ताकि पता ही नहीं चलता। तुमने कि मोस्ट लिजर्ड्स रिलाई ऑन कैमोफ्लाज टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, कि अधिकतर जो छिपकलियां हैं ना, वो अपने दुश्मन से बचने के लिए, अपने आपको छिपाने के लिए, टू हाइड फ्रॉम एनिमीज, अपने आप को कैमोफ्लाज पर निर्भर करते हैं, यानी अपने चमड़ी का रंग चेंज कर लेते हैं। उनकी चमड़ी भी इसी तरह से होती है कि जैसे किसी पेड़ पर चढ़ी हुई होती है ना, तो पेड़ का जैसा स्टेम तना होता है वैसे अपना रंग भी बदल लेते हैं कई बार, ठीक। तो इसे कहते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखिए जो माना जाएगा, इस ऑन के बाद आ रहा है कैमोफ्लाज, ठीक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ रिलाई ऑन, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जो होता है इज, आर, एम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रिलाई का हो जाएगा रिलाइड ऑन। क्या हो जाएगा? रिलाइड ऑन। अब जहां कहीं भी आपके सेंटेंस में कैमोफ्लाज इज रिलाइड ऑन दिया हुआ है, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है रिलाई ऑन, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के हिसाब से इजारम, तो यहां पर सब्जेक्ट किसको बना देंगे? कैमोफ्लाज को, यही रिसीवर है, तो यहां पर हो जाएगा इज रिलाइड ऑन। अब ये सिर्फ एक ही में है, कैमोफ्लाज इज रिलाइड ऑन, बाकी ये परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये, तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। सिर्फ टेंस देखकर भी आप अपने सेंटेंस को पहचान सकते हैं, सही ऑप्शन को पहचान सकते हैं। तो बाकी तीन को एलिमिनेट कर दीजिए, एक बचा, बी आपका सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, दिया गया ए प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, कि कोई समस्या जो इतनी कठिन है कि उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, यानी उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब ऑप्शन देखिए, इम्पॉसिबल का मतलब होता था असंभव, तो ये तो आंसर नहीं होगा।
इनसॉल्यूबल के दो मीनिंग है। एक तो जो घुल नहीं सकता यानी नॉट सॉल्यूबल, और दूसरा होता है जिसको हल नहीं किया जा सकता, सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहां पर भी वही दिया है कि एक ऐसी समस्या जो इतनी कठिन है कि जिसका आंसर नहीं दिया जा सकता, इट मीन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपका सही आंसर बी है। टेरिबल के देखिए बेसिकली इसके तीन मीनिंग है। एक तो होता है कोई एक्सीडेंट हो गया तो टेरिबल एक्सीडेंट, तो कहेंगे ना बहुत भयानक, भीषण, तो एक तो ये हो गया। दूसरा था टेरिबल रेन यानी बहुत प्रचंड या विकराल बरसात, तो इसका प्रचंड या विकराल भी मीनिंग होता है। और एक होता कॉजिंग ओ जिसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य हो, उसे भी टेरिबल कहते हैं। और टेरिबल का मतलब किसी चीज में बहुत खराब होना भी कह सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि केवल एक शब्द का एक ही मीनिंग होता है। हिंदी में भी एक ही शब्द के 3, 4, 5 मीनिंग हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही अंग्रेजी में भी एक शब्द के 3, 4, 5 मीनिंग हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर इसी के कितने मीनिंग हो गए, 4 मीनिंग हो गए। जबकि इनसॉल्यूबल के भी 2 मीनिंग हो गए। एक तो जो घुल नहीं सकता, नॉट सॉल्यूबल। एक जिसे सॉल्व नहीं करता, दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, तो 2 मीनिंग है। टेरिबल के मैंने 4 मीनिंग बता दिया। एक तो मैंने बता दिया जो टेरिबल एक्सीडेंट, तो कहना बहुत ही भीषण भयानक दुर्घटना। टेरिबल रेन, टेरिबल फ्लड, तो इसका मतलब विकराल, बहुत भयंकर, प्रचंड बरसात। एक होता है जो बहुत जिसमें आश्चर्य होता, कॉजिंग ओ, विस्मयकारी, जिसमें विस्मय हो जाए। और होता है जैसे ही इज टेरिबल एट फुटबॉल, यानी वो बहुत बुरा है फुटबॉल खेलने में। और सॉल्व एबल का मतलब जिसे सॉल्व किया जा सकता है। यहां तो कह रहे हैं दैट कैन नॉट बी आंसर्ड, तो यहां पर बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए थोड़ा पेपर में टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, पर चूंकि मैं आपको डिटेल्ड मीनिंग बता रहा हूं, अगर इसको सिर्फ मुझे सॉल्व करना होता तो ये 10 मिनट का पेपर है, ये मान लीजिए आप। क्लियर है? पर चूंकि मैं आपको हर शब्द का मीनिंग बता रहा हूं, ग्रामर का हर रूल आपको यहां बता रहा हूं, इसलिए इसके अंदर टाइम लगता है। तो अब यह मत सोचिएगा कि सर मेरे को समझाने में मुझे 30-35, 25 से 30-35 मिनट हो सकते हैं। बट इफ मुझे ये सॉल्व करना होता तो आई कुड इजीली सॉल्व दिस पेपर विद इन 10-12 मिनट्स। इससे ज्यादा का टाइम लगता ही नहीं है। पेपर बहुत आसान है, ओनली आपका वॉकैब पार्ट कठिन है। इसके लिए हमारे युवाम की सारी बुक्स, ग्रामर की बुक और वॉकैब की बुक्स पढ़िए। साथ हमारे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स हमारी वेबसाइट पर खरीद लीजिए, यह आपको अवेलेबल है। ठीक है, आइए अब यह आपका एक जंबल्ड सेंटेंस दिए गए, जंबल्ड ऑर्डर में है 4 सेंटेंस। ठीक, इन्हें हमें एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। ठीक, तो पहला सेंटेंस कौन सा होगा, उसका नेक्स्ट क्या होगा, तो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कुछ 4-5 कॉमन पॉइंट है। पहली बात, कोई भी सेंटेंस यदि किसी प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो सामान्यतः वो पहला सेंटेंस नहीं होता। जैसे इट से शुरू हुआ, तो इट किस नाउन के लिए यूज हुआ है वो आपको ढूंढना है। ठीक, जैसे ये भी दिस से शुरू हुआ, दिस विल लीड टू एन एनहेंस्ड बॉन्डिंग, तो दिस किसके लिए यूज हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी सेंटेंस यदि किसी कंजंक्शन से शुरू हुआ है तो वो भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लियर है? ऐसे ही अगर 2 सेंटेंसेस में कुछ कॉमन वर्ड्स का यूज है तो वो 2 सेंटेंस में कॉमन वर्ड हमको अंडरलाइन कर लीजिए, वो एक दूसरे के आसपास वाले सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से सेंटेंस को पढ़ते हैं। इट कोइंसाइडेड विद द 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ पटेल, कि यह सरदार वल्लभ पटेल की 140वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके साथ घटित हुआ है, उसके साथ यह घटना हुई है। कौन सी घटना हुई है वो अब हमें देखना, तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर, फिर देखिए इसमें थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर कौन सा, और इसको इनोवेटिव नहीं बोलेंगे, इनोवेशन नहीं होता है, इनोवेशन, इनोवेशन। ये ओ का उच्चारण यहां पर ओ नहीं है, ए है, हल्का ए, तो यह है इनोवेटिव। सो थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर
द नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज बीइंग शेयर्ड, कि इस इनोवेटिव मेजर के मार्फत जो हमारी पारंपरिक जो नॉलेज है या जो हमारा ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उनका ज्ञान हर स्टेट को शेयर किया जाएगा। थर्ड है द इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत was launched by the Honorable Prime Minister on 31st October 2015, कि 31 अक्टूबर 2015 को प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो पहल लॉन्च की गई थी, क्लियर है, उसके बारे में ये है। और यही जो पहल थी ये कोइंसाइड कर रही है 140वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। तो पहला सेंटेंस सी होगा तो उसका नेक्स्ट ए होगा, ठीक है। और लास्ट है दिस विल लीड टू एन एनहेंस्ड बॉन्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसके हिसाब से सी ए जिसमें है वही आंसर होगा। इसका मतलब इसको एलिमिनेट कीजिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। केवल 2 सेंटेंस देकर आप आंसर बता रहे हैं, देखिए, और ये भी नहीं हो सकता। बाकी डोंट वेस्ट योर टाइम। If you can solve and if you can get the correct answer only by looking at the 2 sentences, it is better. Maximum you can solve such type of problems only looking at 3 sentences. Maximum. Otherwise with the help of 2 sentences, और कभी कभी तो केवल पहला सेंटेंस आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा होगा। तो मैंने इतना तो आपको नॉलेज बता ही दिया है भाई, कि कोई भी सेंटेंस यदि किसी प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो वो पहला नहीं हो सकता। कंजंक्शन से शुरू हुआ है तो पहला नहीं हो सकता। अब आप ये ढूंढिए कि ये जो प्रोनाउन यूज हुआ किस नाउन के लिए यूज हो रहा है। अगर वह नाउन किसी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में मिल जाए तो वो पहला होगा। आंसर क्या होगा, देखिए यहां पर डी, ठीक। यानी अगला फिर वैसे तो बी और बी के बाद में डी है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन फिर देखिए ग्रामर से रिलेटेड। अब यहां पर 4 पार्ट में बांट दिया। पहले हम सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक पार्ट में गलती हो सकती थी और अगर सही था तो नो एरर आंसर था। जो नो सब्सटीट्यूशन का रिक्वायरमेंट है या नो इंप्रूवमेंट वाला पार्ट, वो भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ग्रामर से रिलेटेड देखिए 4 तरीके के क्वेश्चन हमारे यहां पूछे जा रहे हैं। एक तो यह है कि सेंटेंस में एक पार्ट को बोल्ड कर देते हैं, अगर वो गलत है तो उसकी जगह पर इंप्रूवमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर वो सेंटेंस सही है तो फिर वो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आता है। दूसरा, 4 पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड करना, कोई एक पार्ट गलत है डेफिनेटली। अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट गलत हो सकता है और वो सेंटेंस सही भी हो सकता है। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया। सेंटेंस है What would happen if human beings were governed by robots? ध्यान दीजिए, ये बेसिकली इफ से रिलेटेड, और इफ के वैसे तो हम 4 तरीके के भी सेंटेंस में बांट सकते हैं, पर मोटे तौर पे इसके 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और उन 3 कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने अपनी ग्रामर में वीडियो कोर्स में बहुत डिटेल में इसको कवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला है कि यदि कोई शर्त पूरी होने के चांस है तो इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है इफ क्लॉज में, तो मेन सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। दूसरा, अगर हम कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं तो इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और जो प्रिंसिपल सेंटेंस है जो वुड कुड माइट के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होता है। तीसरा होता है इम्पॉसिबल कंडीशन, तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म होती है। यानी परफेक्ट को मॉडल वर्ब्स को परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ये सेकंड वाली कैटेगरी वाला कंडीशनल है, ठीक। और एक 0 कंडीशनल होता है जिनमें दोनों सेंटेंस इफ क्लॉज में भी और मेन सेंटेंस में नहीं मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। यदि कोई काम किया और कंडीशन 100% फुलफिल हो जाती है तो दोनों पार्ट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बनकर उड़ जाता है। ये कभी नहीं होता कि पानी को गर्म करो और बर्फ जम जाए, तो 100% रिजल्ट मिलेगा, तो इसे 0 कंडीशनल कहते हैं, ठीक।
ये सेकंड कंडीशनल है, यहां पर दिया व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इमेजिनेशन कर, यदि इफ ह्यूमन बीइंग्स वर गवर्न्ड बाय रोबोट्स। तो ध्यान दीजिए ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में होना चाहिए, और क्योंकि बाय रोबोट दे दिया गया कि अगर ह्यूमन बीइंग्स को रोबोट द्वारा कंट्रोल किया जाए, ये इमेजिनेशन है, वर गवर्न, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में होगा, तो यहां पे गवर्नड होगा, ईडी और जुड़ेगा। तो गलत पार्ट जो है वो ये वाला है, ये वाला, सॉरी, ये गवर्न को ईडी लगेगा, ये नहीं है, ये तो सही है, देखिए वर्क सही है अपने आप के अंदर। तो सी में एरर माना जाएगा, होगा गवर्नड बाय रोबोट, सो गवर्नड कहने की जरूरत नहीं, गवर्नड बाय, ठीक, तो ये गवर्नड बाय हो जाएगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है और ग्रामर का बहुत अच्छा रूल है, ठीक है। अब देखिए आगे आ जाइए, टू फाइट शाई ऑफ, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है किसी भी इंसिडेंट इवेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, ये इसका पूरा एक मीनिंग है, ठीक है। तो यहां पर जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए वो देखिए, तो टू फाइट शाई मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करना, अपने आप को से दूरी बनाए रखना। तो यहाँ पे टू ओवरकम वीकनेस, ये सही आंसर नहीं है कि किसी गलती पर पार पाना। हाँ ये है, देखिए किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, इनसे दूर रहना, तो टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, जैसे ये हो गया। टू अटैक विदाउट वार्निंग, ये भी गलत है कि बिना चेतावनी के आक्रमण कर देना, और कड़ी स्ट्रगल करना तो ये भी नहीं। देखिए मान लीजिए मैं कहूं कि भाई मैं तो बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति हूं और लड़ाई झगड़े और टेंशन से दूर रहना चाहता हूं, तो मैंने कहा आई एम ए पीस लिविंग पर्सन, यानी मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूं, पीसफुल पर्सन। सो आई ऑलवेज फाइट शाई ऑफ टेंशन और फाइटिंग, इसलिए मैं टेंशन और फाइटिंग से दूरी बनाकर रखता हूं, यानी मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसको अवॉइड करता हूं, टेंशन को और झगड़े को। सो आई ऑलवेज फाइट शाई ऑफ, आई ऑलवेज फाइट शाई ऑफ टेंशन और फाइटिंग और क्वारल। सो क्वारल आपने कह दिया, तो झगड़े से, टेंशन से, फाइटिंग से भाई दूरी रहता हूं, अवॉइड करता हूं। सो किसी चीज से दूर रहना, खासतौर से गलत उससे, ये इसका मीनिंग है। तो बहुत अच्छा ईडियम है, और ये देखिए बहुत कम पूछा गया है हालांकि, पर आपको आना चाहिए इस बार। ये मान के चलिए कि कोई देखिए मैंने देखा कुछ ईडियम फ्रेजेस प्रीवियस पेपर में से बहुत पूछे जाते हैं, तो 15 साल के पेपर अगर आप सोल्व कर लेंगे ना, हमारा जो रिकॉर्डेड जो ईडियम फ्रेजेस का पूरा कोर्स जो है आपको पूरी पीडीएफ में मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेसन में मिलेगा, कैटेगरी वाइज मिलेगी। ये वर्बल ईडियम में है। ये कुछ ईडियम जो केवल नाउन का काम करते हैं, कुछ ईडियम जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करते हैं, कुछ एडजेक्टिव सिर्फ नाउन से बनते हैं, कुछ एडजेक्टिव से बनते हैं, कुछ प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं। तो आई हैव डिवाइडेड ऑल दीज idioms and phrases into various categories, and when you study these idioms in different categories, because suppose if I say these are the idioms based on the names of some animals, based on the parts of our body like hair, eye, ear, nose, teeth, then you can remember them easily. You can associate those idioms with your body parts, with your names of animals, or with the names of the nouns which you frequently use in your daily life. So category wise पढ़ेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। और मैं ये भी बताता गया हूं कि भाई ये पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, आइए अगला सेंटेंस, और आ जाइए, ये फिल इन द ब्लैंक का है, सेंटेंस को जरा जल्दी से पढ़िए। द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन, फिल इन द ब्लैंक, टू चेक इफ हर स्टूडेंट्स वर फॉलोइंग इट, कि टीचर ने ऑनलाइन पढ़ाना कुछ समय के लिए स्टॉप किया, ये देखने के लिए क्या स्टूडेंट्स उसको प्रॉपरली समझ पा रहे हैं, क्या उसको फॉलो कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो कई बार मैं भी एक बार देख लेता हूं कि यार बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो टीचर क्या करता है, बीच बीच में रुककर ये चेक कर लेता है कि टीचर स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहां पर समझना है किस तरह से। तो जरा देखिए इनमें से कौन सा आएगा, चेक कीजिए। हाँ चेक कीजिए। हाँ अब देखिए मीनिंग देखिए,
द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन अकेजनली टू चेक इफ हर स्टूडेंट्स वर फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए प्राय, कभी कभार, और देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन बेसिकली जो है ना वो अकेजन होता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं ओकेशन, नॉट ओकेशन, नॉट ओकेजन, अकेजन, 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 जन जन, और वो भी अके नॉट ओके, ए अके जन जन, अकेजन। ठीक, देखिए इनडेफिनेटली का मतलब, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। तो यहां इनडिफरेंटली एडवर्ब उदासीन पूर्वक, किसी चीज से विमुख होकर, किसी पे ध्यान नहीं देने। इम्पार्शियली का मतलब होता है निष्पक्षता से, और रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कोई प्रतिक्रियाशील होना। अनरिस्पॉन्सिवली मतलब जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। तो यह सही ऑप्शन होगा अकेजनली, अकेजन से आया। अगला आपको एक वर्ड का सिनोनिम पूछा गया, ये अमेज। इसकी स्पेलिंग देखिए डबल एस है लास्ट में, AMASS डबल एस, यानी यहां पे हमारी टाइपिंग एरर हो गई है। इसका मतलब होता है किसी चीज को संग्रहित करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। इसका सिनोनिम पूछा गया, तो इसका सिनोनिम तो देखिए गेदर का मतलब ही वो इकट्ठा करना होता है, या इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, एकत्रित होना, एकत्रित करना। और अमेज का मतलब भी एकत्रित करना। इकट्ठे से बहुत से लोग वेल्थ बहुत अमेज, ही हैज अमेज्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ, उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। स्प्रेड का मतलब तो होता फैलाना, तो ये नहीं हो सकता। डिवाइड का मतलब भी होता बांटना, और स्कैटर का मतलब भी छितरा देना, फैला देना। जैसे हम लोग जब खेती करते हैं तो कई बार खाद को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, बहुत सी चीजें तितर बितर करके फेंक देते हैं इधर उधर, तो उसे स्कैटर करना होता है। यहां पर सही आंसर होगा गैदर, सिनोनिम। ठीक है, ओके। अब आपको एंटोनिम पूछा गया है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब तो आप जानते हो कि जो सही सही है, क्लियर है। इसका अपोजिट पूछा गया, देखिए अगर इसका सिनोनिम पूछा गया तो जेन्युइन इसका सिनोनिम होता। अगर सिनोनिम पूछा होता तो जेन्युइन, पर अब यहां तो यह गलत हो गया, यह तो एंटोनिम पूछा गया। अब देखिए पहला है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल के भी दो मीनिंग है। एक तो होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और एक इतना अच्छी कोई चीज, कोई दृश्य है जो अद्भुत है, जैसे इनक्रेडिबल राजा, अद्भुत जगह, इनक्रेडिबल भारत, अद्भुत भारत। और एक होता है इनक्रेडिबल जो अविश्वसनीय हो। सॉरी, देखिए मेरा थोड़ा गला खराब हो जाता है तो क्षमा करें। यहां पर इसका एंटोनिम होगा इनक्रेडिबल। मीगर का मतलब होता था वेरी डेफिशिएंट इन क्वांटिटी, बहुत थोड़ी मात्रा में किसी चीज का होना। और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, इसलिए कुख्यात तो यहां पे हो ही नहीं सकता, कुख्यात। मीगर का मतलब बहुत थोड़ा। जेन्युइन का मतलब इसका सिनोनिम है ऑथेंटिक का। तो इनक्रेडिबल यहां पर इसका एंटोनिम होगा कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, और ऑथेंटिक का मतलब जो जेन्युइन है, सही है, जिस पर विश्वास कर सकते। अगला देखिए, फिर हमें पूछा गया है एंटोनिम किसका, रिले का। अब देखिए रिले का मीनिंग क्या है। रिले देखिए, जो हम लोग टेलीविजन वगैरह पे कुछ प्रोग्राम जिसे ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, उसे रिले करना कहता है। तो इसे हम लोग प्रसारण करना कह सकते हैं। रिले करना, सह प्रसारण करना या प्रसारण करना। उल्टा पूछा गया एंटोनिम, तो सेंड करना नहीं हो सकता। पास का मतलब तो किसी चीज को उत्तीर्ण करना, पास करना होता है। और यहां पे स्प्रेड करना भी फैलाना होता है। सेंड का मतलब भी देखिए यहां सही होगा कि प्रसारण करने के बजाय उस चीज को होल्ड कर लेना, रोक लेना। सब उसने मेरा प्रोग्राम होल्ड कर लिया, बोलते हो कि नहीं बोलते, टीवी पे नहीं दिखाया, उसने होल्ड कर लिया। तो यह रिले का जो एंटोनिम होगा ना, वो होगा होल्ड कर लेना। आपको देखिए जो ऑप्शन अवेलेबल है ना, अब जैसे मैंने सोबर दिया, अब सोबर का मतलब तो धीर गंभीर भी होता है, सौम्य भी होता है, और जो दारू नहीं पिया हुआ हो, शराब नहीं पिया हुआ, उसके लिए भी होता है। तो आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से ढूंढ के लगाना है। तो यहां पर इस रिले का जो एंटोनिम होगा कि प्रसारण करने की बजाय उस प्रसारण को होल्ड कर लेना, रोक लेना, उसको दिखाना नहीं।
क्लियर, बहुत अच्छा यह है। ये अगला ग्रामर से रिलेटेड है, नो एरर वाला दिखे आ गया ना। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, किसी एक पार्ट में एरर हो सकती है, अगर नहीं, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अगर एरर नहीं है तो फिर हम लोग डी यानी नो एरर बताएंगे। सेंटेंस है द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड ऑन एचिंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। देखिए एक ये शब्द पे ध्यान दीजिए आप, ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं इंक्रीज, ये जेल बोलते हैं इसके लास्ट में, ये इंक्रीज नहीं है, ये गलत है, लास्ट में से बोला जाएगा इंक्रीज। ऐसे ही इसका उल्टा होता है डिक्रीज, ये जो शब्द है ना डिक्रीज नॉट डिक्रीज, पर हम लोग शुरू से दोनों शब्दों को गलत बोलते हैं। इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, नो जे क्या है, से होना चाहिए, नॉट इंक्रीज इंक्रीज, नॉट डिक्रीज डिक्रीज। क्लियर है? तो यहां दिया गया कि द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज, इरिगेटेड कि जो इरिगेट या जहां फसल बोई गई है उस एरियाज में जो बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज, हैज रिजल्टेड, और रिजल्ट के बाद हमेशा इन आता रिजल्टेड इन समथिंग, तो यहां एरर हो गई ऑन, जो प्रेपोजिशन है वो ऑन की बजाय इनका यूज होगा यहां पर। सो हैज रिजल्टेड इन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या ग्रामेटिकल एरर हुई, प्रोनाउंसिएशन में क्या सही होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो यहां पर बी पार्ट में एरर है, ऑन की बजाय होना चाहिए इन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो पूछा गया अगेन देखिए, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, डायरेक्ट दे दिया गया, और यहां पर जो दिया गया है एक तरह से ब्रेवो, वेल डन। ठीक, तो एक तरीके से बहुत कहना चाहिए कि एक जैसे वो ना इंटरजेक्शन वाली बात है कि हम लोग खुशी के अंदर कोई चीज कर रहे हैं, वो जोर से चिल्लाए शाबाश बहुत अच्छा किया आपने। तो इसके अंदर जब भी होता है तो चूंकि खुशी की बात है तो ये होना चाहिए दे क्राइड इन जॉय। ठीक है, और दैट लगाने की जरूरत नहीं है, और यहां पर बहुत से लोगों ने कोई अच्छा काम किया, हालांकि सिमिलर भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। तो यहां पर क्राइड इन जॉय या शाउटेड इन जॉय। तो अब यहां पर देखिए जो दिया गया है बेसिकली उनके जोर से क्राई चिल्लाने से पहले ही वो अच्छा कर चुके थे, तो इसे पास्ट परफेक्ट में करना ठीक रहेगा। ये एक ही है, ए वाला पार्ट यहां पर है, दे शाउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल, सो दे क्राइड ब्रेवो वेल डन। फॉर डूइंग प्रेजेंट में नहीं कर रहे, वो पहले कर चुके हैं। क्लियर, इसलिए यहां पर ए आंसर सही होगा। अगला आपको पैसिव में चेंज करना है, और ये इट इज टाइम टू रिवाइज द स्लेबाई। स्लेबाई देखिए, ये सिलेबस का प्लूरल है स्लेबाई, क्या ये स्लेबाई, और यहां पर जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस इंफिनिटिव वर्ब का बनेगा। तो टू फॉर्म का इंफिनिटिव जब हम पैसिव वॉइस बनाना होता है तो ये होता है टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। तो आपके आंसर में टू बी रिवाइज्ड होना चाहिए। अब टू बी रिवाइज्ड दो ही जगह पर, यहां पे और यहां पर, बाकी में देखिए ये नहीं है, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इट इज टाइम प्रेजेंट में है, तो आपका बचे हुए ये दो ऑप्शन में से इट इज टाइम वाला ही सही होगा, इसलिए ए आंसर सही है। अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो हमारी युवाम की इंग्लिश ग्रामर पढ़ें, जो अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। किसी कारण से अगर वहां अवेलेबल नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप हमको लिखिए, डायरेक्ट मेल कीजिए या आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और पढ़ने के बाद अगर हमारी बुक्स या रिकॉर्डेड कोर्सेज अच्छे लगे तो हमने रिव्यूज भी जरूर डालिए। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 18th फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, और सेंटेंस है पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया भर के जो लोग हैं, आर कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट टू लिव विद, कि से कंसर्न है, रिलेटेड है
उसको लेकर मन में कोई ना कोई ऐसी भावना रहती है, चिंतित भी रहते हैं कि भैया लोगों को ह्यूमन जो है ना कि अपने जीने का जो अधिकार है वो किसके साथ है। तो पॉइज, डिलाइट, डिग्निटी, ग्रेंजर, देखिए यहां पर टू लिव विद डिग्निटी, अपने स्वाभिमान के साथ जीना, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो शब्द दिए गए हैं पॉइज, अब पॉइज के भी 2-3 मीनिंग है। एक तो होता संतुलन, एक होता स्थिति यानी स्टेबिलिटी, एक होता बैलेंस और एक होता धीरता, गंभीरता, बिल्कुल जैसे बोला ना काम एंड कंपोज्ड, कंपोजर जिसे कहते हैं। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, आनंद, उल्लास, ठीक है। डिग्निटी का मतलब होता है मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान। तो सम्मान से जीने का जो लोगों का अधिकार है, ह्यूमन राइट है, उसको लेकर पूरी दुनिया भर के लोग चिंतित हैं या उससे कंसर्न्ड है। तो देखिए आंसर तो होगा डिग्निटी, पर इस शब्द को जरूर समझिए। नंबर 1, ये बेसिकली आया ग्रैंड शब्द से। ग्रैंड का मतलब होता है वैभवशाली, गौरवपूर्ण, बहुत बड़ा, भव्य जिसे कहते हैं, ये नाउन है। और ग्रैंडियोज एडजेक्टिव है, और ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, ये है ग्रेंजर। प्रोनाउंसिएशन समझिए, नॉट ग्रैंडियोर, ये ग्रैंड है, और इसका एडजेक्टिव होता है ग्रैंडियोज, यानी इसके लास्ट में जुड़ जाता IOSC, तो ये ग्रैंडियोज, वैभवशाली, ठीक है। वो कहते बहुत ही मैजेस्टिक है। और नाउन इसका होता है ग्रेंजर, नॉट ग्रैंडियोर। कुछ लोग स्पेलिंग के आधार पर इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ग्रैंडियोर, नो ग्रैंडियोर। अगर आप ग्रैंडियोर इसका प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं दैट इज 100% रॉन्ग। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ग्रेंजर। इसके लिए आप हमारी युवाम की प्रोनाउंसिएशन की किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई हैव वर्कड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव रिटन ऑलमोस्ट ऑल 15 बुक्स on various aspects of English language, grammar, fluency vocab, fluency words, then advanced level words, high level vocab, antonym, synonym, idioms, phrases, one word substitute, वो सब मैंने काम किया। आप उनको सबको पढ़ सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब आ जाइए आपका नो इंप्रूवमेंट, ग्रामर से रिलेटेड पार्ट है। एक पार्ट को बोल्ड किया है ईच अदर को, ये गलत हो सकता है, अगर ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सेंटेंस है दे ईच लिसन केयरफुली टू वॉट ईच अदर सेड, कि दे ईच लिसन, कुछ लोग हैं उनमें से प्रत्येक ने ध्यान पर पूर्वक सुना जो किसी ने कुछ कहा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ईच अदर की बजाय, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि 2 लोग, बहुत लोग हो सकते हैं और हर कोई बोल सकता है उनमें से, तो यहां ईच अदर की बजाय यहां द अदर आना चाहिए। जो अन्य व्यक्ति ने कहा, एक दूसरे से नहीं, भले वो एक दूसरे से कह रहे हैं, पर जो अन्य व्यक्ति ने कहा उनमें से प्रत्येक ने ध्यानपूर्वक उसको सुना। तो यहां पर होगा दे ईच लिसन केयरफुली टू व्हाट द अदर सेड। आ जाइए 20, और ये आपका ईडियम पूछा गया। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कहने मतलब किसी से दूरी बना के रखना, हाथ की दूरी, जैसे कहते हैं ना भाई उसको भैया जरा दूरी रखना। तो टू कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ, यानी उसको ज्यादा गले मत लगाना, कई यार दोस्ते करके उसे गले में गलबैया मत होना, दूरी बनाकर रखना। क्लियर है? इट मीन जो फालतू के लोग हैं उनके साथ ज्यादा दोस्ताना ताल्लुका डेवलप मत करना। अब मीनिंग देखिए, टू रिस्ट्रिक्ट समवन टू ए स्मॉल स्पेस टू स्टैंड नो, कि केवल किसी आदमी को थोड़ी सी जगह में खड़ा करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देना। नो अलाउ समवन टू टॉक ओनली एट ए डिस्टेंस, नो कि केवल भैया दूर खड़ा रहकर बात कर ले, ये नहीं है। इस तो उसे ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना, ये मीनिंग। टू मेक समवन स्टे आउटसाइड, नो, ये आपका सही है। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विथ समवन, किसी से ज्यादा दोस्ताना ताल्लुकात नहीं बनाना, उन्हें हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रहना उनसे। मतलब टू कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ का मतलब कि हाथ से नाप कर दूरी मत बनाना, कहना भैया दूरी रखो उनसे, दूर से हाथ की दुआ सलाम करके रखो, ज्यादा उससे गलबैया मत होना, गले मत लगाना, ठीक। आइए नेक्स्ट में देखिए, जैसा कि
2021 के जो 2022 में जो पेपर हुए थे सभी में क्लोज टेस्ट पूछा गया है। ये आपका सीधा सा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, समझ। आपको एक पैराग्राफ दे दिया और इसमें 5 फिल इन द ब्लैंक दे दिया, 1 2 3 4 5, और यहां पर इसके ये ऑप्शन दे दिए। कौन सा ऑप्शन इन 4 में से पहले वाले ऑप्शन में सही फिट होगा? अगर इसमें ग्रामर का रोल भी है, आपकी समझ का रोल भी है, वॉकेब भी चेक हो रही है, ठीक। तो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहला जल्दी से पढ़िए। लिसनिंग प्लेज रोल इन इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ बीइंग इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। कि भैया जो भी आपके बिजनेस के व्यापार की लेन देन होती है ना, उसके अंदर दूसरे को सुनना आपकी जो परस्पर जो इंटरेक्टिव जो प्रोसेस है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल खेलती है। तो यहां पर होना चाहिए लिसनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ए सिग्निफिकेंट रोल, ए वाइटल रोल। जो भी यहां पर आया, पार्टी का मतलब तो न के बराबर, ट्रिवियल का मतलब छोटा मोटा, एबंडेंट गलत से नहीं, यहां पर आएगा सिग्निफिकेंट। ये अनेक बार पूछा जा चुका है, कई बार इंपॉर्टेंट आता है और कई बार इवन यहां पर ये जो है ना जो दिया ए सिग्निफिकेंट, यहां पर ऑलरेडी ए या एन दे देते हैं, सॉरी एन दे दिया तो ऑप्शन में फिर इंपॉर्टेंट आएगा, और अगर ए दिया तो फिर सिग्निफिकेंट आएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा कि लिसनिंग प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरेक्टिव प्रोसेस इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इनेबल्स, ये आदमी को इनेबल करती है, योग्य बनाती है ए पर्सन टू गेदर प्रॉपर एंड इंफॉर्मेशन सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द मैटर विद क्लैरिटी। जब आप ध्यान से दूसरे व्यक्ति को सुनते हैं तो ये आपको इस योग्य बना देती है कि सामने वाले व्यक्ति से आप एक तो प्रॉपर और सही इंफॉर्मेशन स्पष्टता के साथ समझ सकें। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन हो, तो देखिए यहां पर ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट तो मतलब लगभग गलत है, वे का मतलब जो क्लियर नहीं हो ये भी गलत है, एक्यूरेट यहां पर बिल्कुल सही, और सुपरफिशियल मतलब कि सरसरी ऊपरी तौर पर। सो है करेक्ट इंफॉर्मेशन। आप खुद मेरी खुद देखिए ना, पढ़िए। इट इनेबल्स ए पर्सन टू गेदर प्रॉपर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सो दैट ताकि वो समझ सके स्पष्टता के साथ दूसरे की बात। फॉर दिस, इसके लिए क्या करना चाहिए? ही शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द स्पीकर, स्पीकर के प्रति सकारात्मक सोच होना चाहिए। एंड द, और क्या होना चाहिए भाई? एंड द, उसकी जो लैंग्वेज है उसके प्रति सही समझ होना चाहिए, जो टॉपिक जिस विषय के बारे में बात करो उसकी जानकारी होना चाहिए। तो एक बार अगर अपन इसमें से सही अगर ढूंढने, मान लीजिए इसमें, तो यहां पर होना चाहिए कि पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए एक बार इसको, ये दिवस ये दिया हुआ कि ही शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द स्पीकर एंड, स्पीकर के प्रति और राइटर के प्रति नहीं होना चाहिए, नहीं वर्ड्स नो, टॉपिक के प्रति, जिसकी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक। आगे दिया हुआ है ही शुड ऑल्सो ऑन व्हाट इज बीइंग स्पोकन, यानी ऑन लगा हुआ तो जनरली होना चाहिए फोकस ऑन, कि जो बोला जा रहा है उस पर वो फोकस करें, एंड देन इवेल्युएट इट विद रेफरेंस टू द, और फिर उस जो भी संदर्भ है, जो भी टॉपिक है उसका एक प्रॉपर रेफरेंस वो हो। तो देखिए यहां पर फोकस तो नहीं दिया, कॉन्सेंट्रेट और कॉन्टेक्स्ट, ये आपका यहां पर सही आंसर, ठीक है। तो देखिए पेपर को सॉल्व करने में, भले ही इस पेपर को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा है, और ये पेपर बहुत अच्छे लेवल का है। और ये जो मैंने कहा ना कि जो एसएससी सीजीएल का इंग्लिश लैंग्वेज का 2021 के पेपर, 21 में कोरोना के कारण पेपर नहीं हुआ था, दोज पेपर्स आर कंडक्टेड इन 2022 अप्रैल। तो उस पेपर का ये सॉल्यूशन है। टाइम तो लगा, पर मैंने आपको केवल करेक्ट आंसर बताने की बजाय पूरे पेपर को, एक एक शब्द को डिटेल में एनालिसिस किया है, इसलिए आपको इस पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा। मुझे आशा है आप इस पूरे पेपर को सॉल्व से देखेंगे तो आने वाले टाइम में आप एसएससी सीजीएल के पेपर्स को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।